गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ और जिसमें आज हम करने वाले हैं रिवीजन। तो बहुत बार मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरह से हमने टोटल जीए सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है 10 सब्जेक्ट में। ये टोटल 10 सब्जेक्ट हैं जिनमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। और सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और इसका भी पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, इसमें अब तक हमने 6 लेक्चर कवर कर लिया है। कौन कौन सी चीज़ें देख ली हैं एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने प्री हिस्टोरिक इंडिया देखा, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग वैदिक सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजन, फिर ऋग वैदिक लिटरेचर्स के बारे में बात करी, फिर हमने पढ़ा लेटर वैदिक सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजन और फिर हमने लेटर वैदिक लिटरेचर देख लिया है। तो ये 6 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें से प्री हिस्टोरिक इंडिया आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से स्टोन एजेस डिवाइडेड होती हैं। मेजर अगर हम देखें डिवीज़न तो 3 पार्ट में, पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। इसके क्या क्या फीचर्स थे कि हमने पहले ही बात करी है कि पेलियोलिथिक में लोग सिर्फ हंटर एंड गैदरर थे, मेजोलिथिक में कुछ माइक्रोलिथ्स का यूज़ करने लगते हैं लोग, और नियोलिथिक में हमारा एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और भी बहुत सारी फीचर्स हैं जो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके प्री हिस्टोरिक इंडिया वाला लेक्चर कवर कर सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर तो आई गेस काफ़ी ज़्यादा ईजी था। फिर सेकंड था इंडस वैली सिविलाइजेशन और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो हमने इसके बारे में भी काफ़ी बात करी थी। उसके बाद थर्ड हमने ऋग्वेदिक एरा देखा, लिटरेचर पढ़ा इसका, फिर लेटर वैदिक एरा, लेटर वैदिक लिटरेचर। लेकिन पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक में आप कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। तो आज हम 3 सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हमने उस दिन करी थी उनको यहाँ पे समरी के फॉर्म में देखेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे ऋग्वेदिक एरा की, इसमें भी जो भी डाउट है आपके वो आई गेस आज क्लियर हो जाने चाहिए। और फिर हम लेटर वैदिक एरा एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे और इतना करने के बाद ही फिर हम कल से जैनिज्म स्टार्ट करेंगे। फाइन। तो यहाँ पे पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस अंधाधुंध पढ़ते चले जाइए, रोज़ एक लेक्चर आ रहा है। मेरा पर्पज़ ये भी है कि आपको चीज़ें समझ में आए और इस सीरीज़ को करने के बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े फॉर योर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज पोर्शन। ठीक है, तो हमारी टीम इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और अगर आपको ये मेहनत रेलेवेंट लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दूसरों को भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई जल्दी में है, किसी का एग्जाम बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो वो जीके टुडे के एप्लीकेशन पे जाके हमारी सीरीज़ को परचेज़ कर सकता है। वहाँ पे इसको बहुत नॉमिनल फीस पे रखा गया है, जिसको परचेज़ करने के बाद आपको पूरा सिलेबस, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन थे, जो भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो एक गो में आप सारा ही एक साथ ले सकते हैं और पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्जाम काफ़ी दिन के बाद है तो आप इस सीरीज़ को मेरे साथ कंटिन्यू करिए। जो लोग भी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग यहाँ पे मेरे साथ बने रहें। दोनों ही चीज़ें बस सेम है, बस उसमें यह है कि आपको थोड़ा जल्दी कॉन्टेंट वगैरह मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो टाइम बाउंडेशन रहती है, इसलिए हम लोग एक दिन में एक ही लेक्चर कर पाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन जैसे हमने 6 लेक्चर अब तक कवर कर लिया है, वैसे बहुत जल्दी हम एंशिएंट हिस्ट्री अपना फिनिश कर लेंगे और फिर आगे दूसरे लेक्चर्स की तरफ चलेंगे। तो चलिए हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 2500 BC से लेके 1750 BC तक का माना जाता है, लेकिन फिर भी बहुत अप्रोप्रिएट टाइम इसका ये नहीं है। ठीक है, इसको हमने कार्बन 14 डेटिंग की हेल्प से निकाला है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म यूज़ करने वाले पहले स्कॉलर कौन है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर कौन है, ये हैं जॉन मार्शल। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ है ये, तो कुछ एरियाज़ अगर हम देखें तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी एट्सेट्रा। फाइन। इसमें एक क्वेश्चन और कई बार पूछा गया, ये मैं शायद उस दिन आपको बताना भूल गई थी। जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, कई बार पूछते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है, तो इसका नाम क्या है, रोपर। ठीक है, रोपर के साथ साथ मंडा भी आता है। उसके बाद सदर्न मोस्ट साइट इसमें कौन सी है, ये है भागत्रव। फाइन। साथ ही एक और साइट कौन सी आती है, दायमाबाद। ईस्टर्न मोस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी है, इसका नाम है आलमगीरपुर। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आलमगीरपुर कौन से स्टेट में लाई करता है प्रेजेंट डे के, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। और वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, इसका नाम है सुतका गेंदौर। फाइन। ये है बेसिकली पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे। फाइन। फिर हमने बात करी थी कि जो उस टाइम की साइट्स हैं उनका प्रेजेंट डे लोकेशन पूछा जाता है, तो इसमें फर्स्ट था हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। फिर नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो,
मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है। फिर नेक्स्ट है चन्हू दरो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। फिर इसके बाद है लोथल। लोथल के बारे में हमने बात करी थी कि यहाँ पे एक मैरीन डॉकयार्ड है और ये गुजरात में है, इंडिया के अंदर। फिर नेक्स्ट है कालीबंगन हमें कहाँ से मिलता है? राजस्थान से, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बनावली है हरियाणा स्टेट में, इंडिया के। ये सब क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, फालतू नहीं बताया जा रहा है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है धोलावीरा, और धोलावीरा लाई करता है इंडिया के गुजरात स्टेट में। अब इन साइट्स में भी चलिए कुछ बात करते हैं कि कहाँ से हमें क्या क्या मिला है। हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पे हमें 6 ग्रेनरीज मिली हैं, एक लाइन से जो की थी। साथ ही यहाँ पे हमें पेंटेड पॉटरी मिलती है, फिर फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस मिलते हैं, कॉपर स्केल मिलता है, एट्सेट्रा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, 6 ग्रेनरीज हमें मिलती हैं एक कॉमन रो में। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पे हमें एक ग्रेट ग्रेनरी मिलती है, ग्रेट बाथ मिलता है। याद रखिएगा जो भी चीज़ें ग्रेट से मिलती हैं वो यहाँ पे मिलती हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ सील्स वगैरह थी और एक न्यूड वुमेन डांसर की स्टैचू मिली थी, ब्रोंज की बनी हुई। फाइन। चन्हू इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सिटी है जो कि सिटाडेल नहीं कंटेन करती है अपने में। जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिटाडेल क्या चीज़ है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोग रहते थे और चन्हू इकलौती ऐसी साइट पाई गई जहाँ पे सिटाडेल नहीं बना हुआ था। फाइन। और यहाँ पे टेराकोटा मॉडल के बुलक कार्ड, ब्रोंज टॉय कार्ड वगैरह भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है लोथल, और लोथल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या मिलती है? डॉकयार्ड, ठीक है। कालीबंगन से हमें प्लफ्ड फील्ड सरफेस मिलता है, मतलब इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों को ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर की आती थी। फिर बनावली से हमें टाउन प्लानिंग का मैनेजमेंट समझ में आता है कि किस तरह से ये टाउन प्लानिंग करते थे। साथ ही क्ले फिगर्स मिलते हैं हमें मदर गॉडेस के। धोलावीरा से हमें क्या मिला था? यहाँ पे हमें एक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला था कि किस तरह से ये बारिश के पानी को अपने यहाँ स्टोर करके रखते थे। फिर यहाँ पे जो हमने बात करी थी दायमाबाद की, यहाँ से हमें कुछ ब्रोंज इमेजेस मिलते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, एक जगह का नाम है सुरकोटड़ा, यहाँ से हमें घोड़ों की हड्डियाँ मिलती हैं, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है सुरकोटड़ा से हमें क्या मिलता है, कि घोड़ों की हड्डियाँ हमें कहाँ से मिली हैं, तो आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा। एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर इस सिविलाइजेशन का क्या था कि यहाँ के लोगों को आयरन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, ठीक है। इनके टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी हुआ करती थी? तो ये थी व्हीट एंड बार्ले। एक और इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें कोई भी टेम्पल नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो टेम्पल्स में जाके गॉड को याद करने में या वर्शिप करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखते थे। और ये था कि ये नेचर की वर्शिप करते थे। और यहाँ पे मेल डीटी जो हमें मिलते हैं, चीफ मेल डीटी, उनका नाम है पशुपति महादेवा, ठीक है। मतलब इनका द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। और इसके अलावा ये एनिमल्स की वर्शिप करते थे, ट्री की वर्शिप करते थे, और ये सब भले करते थे लेकिन टेम्पल्स में या कोई ऐसी जगह बना के कॉन्ग्रीगेशन में नहीं करते थे। फाइन। तो ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट बातें इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साथ। और उसके बाद ये सिविलाइजेशन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम है। इतनी अच्छी प्लानिंग इनकी रहती है, अर्बन प्लानिंग, फिर किस तरह से सीवेज का इनका सारा सिस्टम रहता है, लेकिन अचानक से सिविलाइजेशन बाद में गायब हो जाती है। अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे फ्लड आया था, कुछ कहते हैं कि जो सरस्वती रिवर है वो पूरी तरीके से सूख गई थी जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉट हो गया था, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम, ठीक है। इसके बाद चलिए हम वैदिक एरा में चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वैदिक एरा की। तो ऋग्वेदा इकलौता ऐसा सोर्स है जिसकी हेल्प से हमें इस पीरियड की नॉलेज होती है। और इसमें हमें सबसे ज़्यादा किस रिवर का नाम मेंशन्ड मिलता है? यह है सिंधु, ठीक है। सेकेंड पे थी इसमें सरस्वती। और फिर हमने पढ़ा था इसमें द बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में। तो ऋग्वेदा के हिसाब से जो फेमस 10 राजन वॉर है ये कहाँ पे लड़ी गई थी? ऑन द बैंक्स ऑफ परुष्णी रिवर। परुष्णी रिवर कौन सी है प्रेजेंट डे की? ये है रावी रिवर, ठीक है। और इसमें जो है सुदास जो है वो जीत गए थे। फाइन। फिर अगर हम इसके पॉलिटी की बात करें तो इसमें जो कुल था, मतलब जो फैमिली थी, वो दोनों ही सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड थी। और कुल के भी ऊपर कौन थे? ग्राम, विस, जना और राष्ट्रा, ठीक है। देखिए जो कुल है ना, इसके ग्रुप को हम कहते हैं ग्राम एंड सो ऑन। फाइन। तो याद रखिएगा जो कुला के हेड हैं इनको हम कहते थे कुलापा। फिर जो ग्राम के हेड हैं इनको हम कहेंगे ग्रामनी, ये विलेज लेवल पे थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है विस। विस के जो हेड हैं इनको हम कहते हैं विस्पति। ये पूरा क्लैन होता है। जना मतलब पीपल, और इनके हेड को हम कहते हैं गोपा या फिर गोपति। और जो राष्ट्र है मतलब जो कंट्री,
उसके हेड को हम कहते हैं राजन। ठीक है, सोसाइटी की बात करें तो जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है टोटल 4 वर्णास में डिवाइडेड थी। फर्स्ट है इसमें ब्रह्मणास, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्या और फोर्थ है शूद्रा। ओके, तो टीचर्स और प्रीस्ट आते थे ब्राह्मण्स में और एडमिनिस्ट्रेशन करते थे क्षत्रियस। फार्मर, मर्चेंट और बैंकर मतलब जो बिजनेस वाले काम थे ये सब वैश्या करते थे। और शूद्रा जो हैं ये आर्टिजन्स या लेबरर्स होते थे, मतलब इनको लो क्लास बना के रखा गया था। इसके अलावा इनके टाइम पे अगर हम रिलीजन की बात करें तो ये वर्शिप करते थे पावर्स ऑफ नेचर की। और इनके टाइम पे 3 गॉड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से थे? फर्स्ट है इंद्रा, सेकेंड है अग्नि और थर्ड है वरुण। राइट, तो ये हो गया हमारा ऋग्वेदिक एरा। चलिए अब इसी में हम देख लेते हैं लेटर वैदिक एरा। लेटर वैदिक एरा की अगर हम बात करें तो ये पीरियड होता है 1000 BC से लेकर लगभग 600 BC तक का। ठीक है, और इस लेटर वैदिक एरा में जो आर्यन सेटलमेंट है वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया को कवर कर लेता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि सभा और समिति अभी भी इसमें मौजूद थी, लेकिन पूरी तरीके से विधाता जो है ये कोलैप्स कर जाती है। विधाता पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और जो गोत्रा की बात हम करते हैं तो गोत्रा पहली बार इंस्टीट्यूट होता है लेटर वैदिक एरा में ही। साथ ही हमें 4 तरह के आश्रम्स मिलते हैं इस एरा से कि हर ह्यूमन के 4 आश्रम हैं। फर्स्ट इसमें है ब्रह्मचार्य, सेकंड है गृहस्थ, थर्ड है वनप्रस्थ और फिर फोर्थ है संन्यास। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है जबाला उपनिषद से। ठीक है, और जो वुमेन का स्टेटस था वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो जाता है। वुमेन को वो पावर्स नहीं है जो पहले ऋग्वेदिक एरा में हुआ करती थी। और एक लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंट टाइप के मैरिजेस की जो एग्जाम में एक दो बार देखा गया है क्वेश्चन के फॉर्म में। इसमें टाइप्स दिए गए हैं हिंदू मैरिज के। फर्स्ट है इसमें से ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है? किसी लड़की की शादी करना किसी मैन के साथ विथ डाउरी। ठीक है, सेकेंड है दैव विवाह। इसमें जो गर्ल है उसको प्रीस्ट को दे दिया जाता है इन द ल्यू ऑफ हिज फीस। फाइन। फिर थर्ड है अर्श विवाह। ये क्या है? ब्राइड प्राइस को एक्सेप्ट करने के बाद एक लड़की को मैन को दिया जाता है, तो इसका मेन थीम क्या है? ब्राइड प्राइस। फिर फोर्थ है इसमें प्रजापत्य विवाह। इसमें बिना ब्राइड प्राइस के शादी करी जाती है और लड़की को किसी भी मैन को दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें विदाउट ब्राइड प्राइस हो जाएगा। इसके बाद फिर फिफ्थ है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह प्रेजेंट डे का लव मैरिज आप कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है असुरा विवाह। असुरा विवाह क्या है? मैरिज विद अ परचेज्ड गर्ल, किसी लड़की को खरीद के शादी करना। फिर सेवेंथ है राक्षस विवाह। इसमें लड़की की शादी करी जाती है विथ अ डिफीटेड किंग। और लास्ट है पैशाचा विवाह। ये क्या है? मैरिज टू अ गर्ल आफ्टर सिड्यूसिंग और रेपिंग हर। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के विवाह हैं जिसमें से गंधर्व विवाह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। गंधर्व विवाह प्रेजेंट डे का लव मैरिज है। अब कुछ नाम देख लेते हैं इनके टाइम पे कि किस चीज़ को क्या बुलाते थे। फॉर एग्जाम्पल जो पुरोहित इनके टाइम पे होते थे उनको हम द प्रीस्ट बुलाते थे। सेकेंड है क्वीन। क्वीन को हम बोलते थे महिषी। ठीक है, फिर थर्ड है क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस का नाम पर्टिकुलर वहाँ पे क्या रखा गया था? युवराज। ये तो नाम आप एसोसिएट करके याद रख सकते हैं। फिर फोर्थ है रॉयल हार्ट चैरियटियर। इनको हम कहते थे सारथी, अभी भी यही बोलते हैं हिंदी में, राइट। फिर नेक्स्ट है जनरल, और जनरल को बोलते थे सेनानी। ओके, फिर हेड ऑफ द विलेज जो होते थे उनको हम क्या कहते थे? ग्रामनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ट्रेजरर। इसको हम कहते थे संग्रहित्री। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और नेक्स्ट है जिसका नाम है कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। इनको हम बोलते थे भाग दुधा। अच्छा, क्वेश्चन एक दिन शायद गलत हो गया था, वहाँ पे मैंने कलेक्टर ऑफ टैक्सेस शायद संग्रहित्री बताया था, लेकिन इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। जो ट्रेजरर हैं इनको हम कहते हैं संग्रहित्री, और जो टैक्सेस का कलेक्शन करते हैं उनको हम कहते हैं भाग दुधा। और फिर एक और लास्ट है कि जो हेड हुआ करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनको हम कहेंगे गोवी करता। फाइन, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इनके टाइम पे काऊ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंड हो जाती थी, क्योंकि हमने देखा था कि जानवर ऋग्वेदिक एरा में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली काऊ। लेकिन जब लेटर वैदिक एरा शुरू होता है तो वहाँ पे लैंड की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये लोग क्या क्या जानते थे खाने पीने के मामले में? राइस, बार्ले और वीट वगैरह जानते थे। ठीक है, साथ ही इनके टाइम पे पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। और अब लास्ट में चलिए हम वैदिक लिटरेचर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैदिक लिटरेचर में
4 तरह की लिटरेरी प्रोडक्शन हुआ करती थी। कौन कौन सी? फर्स्ट है इसमें संहिता, जिसको हम वेदास भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड है ब्राह्मणंस, थर्ड है अरण्यकास और फोर्थ है उपनिषद, ठीक है। 4 वेदास कौन कौन से हैं हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से ऋग्वेद जो है ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है पूरी दुनिया का, साथ ही ये यूनेस्को की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं। फाइन। सामवेद की बात करें तो सामवेद में टोटल 1549 हिम्स हैं और इसमें सिर्फ पोइटिक वगैरह की चीज़ें आती हैं। फिर यजुर्वेद जो है इसमें रिचुअल दिए गए हैं कि किस तरह से आपको सेक्रीफाइस परफॉर्म करना है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शुक्ला यजुर्वेदा और कृष्णा यजुर्वेदा, ठीक है। फिर लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद मैजिकल फॉर्मूला की बुक्स है कि किस तरह से आपको डिजीजेस और एविल स्पिरिट को भगाना है। अब देखिए, अगर हम वेदंगास की बात करें तो इसको हमने पीछे भी पढ़ा है जब लिटरेचर पढ़ रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट क्या किया था, इसमें टोटल 6 कैटेगरी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें फर्स्ट था शिक्षा, फोनेटिक्स। सेकेंड है कल्पसूत्र, जिसको हम रिचुअल भी कहते हैं। फिर थर्ड है व्याकरण मतलब ग्रामर। फोर्थ है निरुक्ता मतलब एटिमोलॉजी। फिर फिफ्थ है छंद, छंद मतलब मैट्रिक्स, ये वाला क्वेश्चन था शायद आई गेस। और फिर सिक्स्थ है ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी। फाइन। अब सबके उपवेद की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है इसको हम कहते हैं आयुर्वेदा। सामवेद का जो उपवेद है इसका नाम है गंधर्ववेदा। यजुर्वेद का जो उपवेद है इसको हम कहते हैं धनुर्वेदा। और अथर्ववेद के उपवेद को हम शिल्प वेद कहते हैं, ठीक है। और इनके टाइम पे जो रिवर्स थी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अगर, तो इंडस रिवर को ये कहते थे सिंधु, ठीक है। झेलम रिवर का नाम क्या रखे थे? झेलम का नाम इन्होंने रखा हुआ था वितस्ता। फिर चेनाब का नाम इन्होंने रखा था अस्किनी। फिर नेक्स्ट है ब्यास, ब्यास का नाम इन्होंने विपास रखा हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सतलज, सतलज का नाम था सुतुद्री। इसी तरह से और भी रिवर्स थी जिनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा वैदिक लिटरेचर, और इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी इन तीनों ही लेक्चर्स में जो हमने करी थी उनको हमने फिर से रिवाइज कर लिया। आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, या अगर है अभी भी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से ट्राई करूंगी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की। अदरवाइज यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं, इससे बाहर जाके कुछ और डेप्थ में आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी सबसे क्वेश्चन बस घुमा घुमा के आते हैं, ठीक है। तो एक बार बस किसी तरह इसको माइंड में जगह बना के सेट कर लीजिए, फिर ये लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती हैं चीज़ें। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे वाइंड अप होता है, और कल हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसमें हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जैनिज्म राइज होता है। फाइन। तो प्लीज़ अपना रिव्यू आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, आप बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। साथ ही अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ।